हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक शानदार टॉपिक जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब नाम से पता चल रहा है बच्चों मुझे, इक्वी मीन्स इक्वल एंड पोटेंशियल एज इट इज़ रहेगा, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई भी एक सरफेस अज्यूम किया बच्चों, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा इक्वल है, मैंने अज्यूम कर लिया 10 वोल्ट मान लेता हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। तो हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल इक्वल है तो सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस, या फिर आप सिंपल कह सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, बच्चों में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा EPS, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। EPS मे हैव एनी शेप, मे हैव एनी शेप, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी भी शेप हो सकती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। तो या तो ये सर्कुलर शेप हो सकती है बच्चों, या फिर ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिक में तो हम लोग वॉल्यूम लेंगे, सिलेंडर नहीं आएगा। या फिर आप कह सकते हो कि एक प्लेन सरफेस हो सकती है, मतलब इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, बस वो ओनली किस में होगी बच्चों, वो सरफेस होगी, यानी केवल वो 2D में होगी। ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी EPS 3D में नहीं होगा। EPS ऑलवेज किस में होगा बच्चों, 2D में होगा, और वो किसी भी शेप का हो सकता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं EPS की। देखिए बच्चों, EPS का मतलब क्या होता है। EPS का मतलब ये होता है कि जिन दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँ, अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँ, तो यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है यहाँ पे, तो यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है ना EPS पे, वो हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे थर्ड प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है EPS की, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि सपोज करो जब भी हम लोग किसी भी चार्ज को जब EPS के ऊपर मूव कराते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास में बच्चों ये EPS है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और ये मैंने अज्यूम किया पॉइंट नंबर 2। अगर मैंने किसी चार्ज Q0 को मुझे पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे लेके जाना है, तो जब हम लोग इस चार्ज Q0 को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे लेके जाएंगे, उस केस में जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज कितना होता है बच्चों, हमेशा कितना होगा, 0। कैसे होगा इसको प्रूव करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Q × डेल्टा V = Q। अभी हमने देखा कि EPS पे डेल्टा V की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि EPS पे किसी भी चार्ज को मूव कराने में ऑलवेज वर्क डन कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, इस पे NCERT में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको गिवन है, EPS या EPS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं बच्चों, वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएं तो वर्क डन ऑलवेज कितना होता है, 0। फॉर एग्जांपल, यहाँ सपोज करो बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर हम लोग एक यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करें, अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ की, तो इस सरफेस पे ये जो एंगल है, अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया, एक डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिया dr, तो बच्चों यहाँ पे dr और e के बीच का एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल प्रूव करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक फार्मूला पता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो फार्मूला होता है E = डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ये रिलेशन हमें पता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो डेल्टा V = होता है बच्चों -E.dr, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये कह सकते हैं डेल्टा V = -E
dr और डॉट को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एंगल आएगा थीटा यानी cos थीटा। ठीक है, अब आपने कहा कि EPS पे जो डेल्टा V होता है बच्चों वो ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 0 पुट करें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0 और थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। यानी कि ये मैंने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और EPS हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी EPS का न्यूमेरिकल हमारे पास में आएगा तो हमें इस टाइप से पहले इस कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा कि कहीं भी अगर वर्क डन मुझे पूछ रहा है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो सरफेस है वो कहीं EPS तो नहीं है। अगर मेरी सरफेस EPS हो गई तो मेरा वर्क डन निकालना बहुत ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि EPS पे वर्क डन की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि 2 EPS नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 EPS कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अभी तक आपने पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इसी तरीके से 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सपोज करो बच्चों ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है? नहीं। आपको पता है कि जो EPS होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का EPS ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का EPS ड्रॉ करूं तो ये इसके परपेंडिकुलर सरफेस आएगी बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का EPS ड्रॉ करूं तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो EPS भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है बच्चों कि कोई भी जो कंडक्टिंग सरफेस होती है, कंडक्टिंग सरफेस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। कंडक्टिंग सरफेस, कैसी भी कंडक्टिंग सरफेस हो वो ऑलवेज कैसी होती है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस ऑलवेज कैसी होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। बच्चों ध्यान दें, कंडक्टर के ऊपर किसी भी शेप का हो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल ऑलवेज कितना होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास में एक सरफेस है कुछ इस टाइप से, ये मैंने एक सरफेस अज्यूम किया, इस टाइप से एक सरफेस लिया मैंने। ठीक है, इस सरफेस को मैंने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने दिया इसको पॉजिटिव चार्ज। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स अज्यूम किए, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B और ये मैंने अज्यूम किया पॉइंट नंबर C। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान दें, मैंने कहा कि ये जो कंडक्टिंग सरफेस है ये क्या है बच्चों, ये एक कंडक्टर है। अच्छा आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देंगे तो पूरा चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों, सरफेस पे चला जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा चार्ज सरफेस पे जा रहा है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट की या उस पर्टिकुलर पॉइंट की या उस पर्टिकुलर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। आइए हम लोग सीखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। आपने कहा कि ये कंडक्टिंग सरफेस है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे और पॉइंट C पे इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो इक्वल है, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ अब मुझे पता है कि अगर हम लोग पॉइंट नंबर A, अगर हम लोग इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहें, मतलब इसका कर्वेचर देखना चाहें, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा बच्चों। इसका कर्वेचर कितना है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर हम लोग पॉइंट B का कर्वेचर देखना चाहें तो इसका कर्वेचर कुछ इस टाइप से है, और पॉइंट C जो है बच्चों एकदम फ्लैट है, मतलब इसका कर्वेचर मैक्सिमम है। यानी कि अगर हम लोग इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो RA इसका रेडियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, RB इसकी रेडियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और RC इसकी रेडियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट A है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिनिमम है, इसके बाद में पॉइंट B की और सबसे मैक्सिमम जो रेडियस है जो कि प्लेन सरफेस है इसकी रेडियस हम लोग इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं, तो सबसे मैक्सिमम किसकी हो गई, RC की। ओके,
अब आपको पता है कि किसी भी सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना है यहाँ पे। किसी भी सरफेस के जस्ट आउटसाइड, अगर उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसके लिए पुट करें तो VA की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो VA विल बी इक्वल टू सिग्मा 1, यानी आप कह सकते हो सिग्मा A RA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विल बी इक्वल टू VB की हम लोग बात करें तो सिग्मा B RB अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा C RC अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा इंटू आर ऑलवेज कैसा मिलता है बच्चों, कांस्टेंट मिलता है। सिग्मा इंटू आर किसी भी पॉइंट के लिए, एक सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए सिग्मा इंटू आर की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 1 अपॉन आर, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया यहाँ पे 1 अपॉन आर। ध्यान दे बच्चों, जो सरफेस जितनी ज़्यादा फ्लैट होगी, मतलब जिसका आर जितना मैक्सिमम होगा उसका सिग्मा उतना ही मिनिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी, डेंसिटी मतलब चार्ज की जो भीड़ होगी वो सबसे मिनिमम होगी, और पॉइंट ए की आर सबसे मिनिमम है, यानी कि इसका सिग्मा सबसे मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज की जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट ए है, अगर मैं इसको चार्ज दूं तो मैक्सिमम चार्ज बच्चों कहाँ आके जमा होगा, पॉइंट ए पे। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद में बच्चों कहाँ जमा होगा चार्ज, पॉइंट नंबर बी पे, और सबसे कम जो चार्ज जमा होगा बच्चों वो कहाँ होगा, पॉइंट नंबर सी पे। समझे? तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा ए सबसे मैक्सिमम होगा, सिग्मा बी उससे कम होगा, और सिग्मा सी सबसे मिनिमम होगा, यानी कि पॉइंट सी की सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सबसे मिनिमम होगी और पॉइंट ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसका सिग्मा मैक्सिमम होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा पॉइंट ए के पास में, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको पॉइंट बी के पास में, और सबसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको यहाँ पे पॉइंट सी के बाद में। बच्चों यहाँ ध्यान दें, पोटेंशियल इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, पोटेंशियल सरफेस का ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, अगर आपने सुना होगा, हम लोग बात करते हैं कभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो आपने ये कहा कि सर पॉइंट ए पे ना, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। बिल्कुल सही बात है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इफ़ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मोर देन, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट कर सकती है, कोई भी सरफेस मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर इस पॉइंट के एक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होगा। चार्ज क्या होने लग जाएगा बच्चों, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, और किस फॉर्म में होगा बच्चों, लाइटनिंग की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बच्चों, लाइटिंग की फॉर्म में होगा, और इसे हम लोग बोलते हैं स्पार्किंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पार्किंग। मतलब यहाँ से चार्ज आपको एयर में जाता हुआ दिखेगा, और क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, स्पार्किंग दिखेगी। और ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोरोना डिस्चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना डिस्चार्ज? तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हो कि सबसे मैक्सिमम चार्ज कहाँ से डिस्चार्ज होगा, जो कॉर्नर होगा वहाँ से होगा। ये कॉर्नर दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, तो यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर डिस्चार्ज, या फिर इसको आप सिंपल लर्न कर सकते हो कोरोना डिस्चार्ज। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है बच्चों कि अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, या सिंपल मैं इसको कह सकता हूँ E इक्वल टू वी अपॉन डी।
अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, फॉर ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो वी ऑलवेज कैसा रहता है, ईपीएस के लिए पोटेंशियल ऑलवेज सेम रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया बच्चों, ई प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/d, ई प्रोपोर्शनल टू 1/d। इसका मतलब अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बच्चों इसके इक्वेशन समझ लीजिए या फिर इसको आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ईपीएस ड्रॉ करता हूँ तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं ईपीएस। तो अगर मैं इसका ईपीएस ड्रॉ करूँ बच्चों तो वो कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि ये सरफेस इस तरीके से है, समझ गए। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस अज्यूम किया बच्चों तो ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन में है। ओके, तो ये मेरा हो गया ईपीएस, ये मेरा सेकंड ईपीएस। हम लोग इस टाइप से कुछ ईपीएस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो सपोज करो मैंने एक ईपीएस यहाँ पे और ड्रॉ किया इस टाइप से कुछ। ओके, तो ये तीनों सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। ओके, नाउ अब सपोज करो ये जो डिस्टेंस है मैंने ये कितना अज्यूम किया d, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा यहाँ पे d होगा। सपोज करो इसको मैंने d1 अज्यूम कर लिया, इसको मैंने d2 अज्यूम कर लिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब हर पॉइंट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इक्वल हो गया, v भी मेरा इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है d1 इक्वल टू d2 भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, या d1 इक्वल टू d2 भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें उस केस में गैप बिटवीन टू ईपीएस ऑलवेज कैसा रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो क्या होगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ इस टाइप से शो कर सकता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू कितना है, E प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/d, और d को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं गैप बिटवीन टू ईपीएस, गैप बिटवीन टू सरफेसेस। अगर यहाँ पे आप देखिए जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में क्लोज होती है तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो गैप बिटवीन टू ईपीएस बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा तो गैप बिटवीन टू ईपीएस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पहली बात तो कि यहाँ पे ईपीएस ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ मिनिमम 3 ईपीएस ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में आता है मिनिमम 3 ईपीएस ड्रॉ करना है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको ईपीएस के बीच का गैप भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अगर ये पैरेलल फील्ड लाइन्स होती है तो हम लोग ईपीएस इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, बट बच्चों अब ये पैरेलल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल सा कंसेप्ट आप ध्यान रखें। सिंपल सा कंसेप्ट ये है इसका कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके कंसंट्रेट हो रही है उसको आप एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, और इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर क्या कर लीजिए, आप एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो आर्क होगा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके लिए ईपीएस। मतलब ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है कुछ इस टाइप में, ये सरफेस क्या बन गई, इसके लिए ईपीएस बन गई। ओके, तो एक सरफेस मैंने ये ड्रॉ की, सेकंड सरफेस मैं ये वाली ड्रॉ कर लेता हूँ, और थर्ड सरफेस मैंने कुछ इस टाइप से ड्रॉ की, और फोर्थ सरफेस मैंने कुछ इस टाइप से ड्रॉ की। ये जितनी भी सरफेसेस आपको दिख रही है बच्चों 1 2 3 4, ये सारी सरफेसेस क्या यहाँ पे ईपीएस है। लेकिन बच्चों ध्यान दें यहाँ पे कि अगर ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे x1 अज्यूम किया, इस डिस्टेंस को मैंने x2 अज्यूम किया, और इसकी जो डिस्टेंस है इसको मैंने x3 अज्यूम किया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी गैप बिटवीन टू ईपीएस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि x1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा गैप बिटवीन टू ईपीएस क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर। हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, जहाँ पे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ईपीएस को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ईपीएस। अगर सपोज करो मेरे पास में मुझे गिवन है एक पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे, और दूसरा मुझे गिवन है एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के ईपीएस को ड्रॉ कीजिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो आपको पता है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पॉजिटिव फील्ड लाइन से फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ टाइप से बनेगी आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न होगा इसका। आप देखेंगे चार्ज के पास से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज में जब एंटर होगी तो भी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और स्पेस में डेंसिटी क्या होती रहेगी, कंटिन्यू कम होती रहेगी। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न है, ये EPS का पैटर्न नहीं है, ध्यान दें। ठीक है, अब अगर मुझे इसका EPS ड्रॉ करना है तो इसका EPS ड्रॉ करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर मुझे सरफेसेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बच्चों आप कुछ मत कीजिए, आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए। इसके पहले मैं EPS ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको तरीका बताता हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो EPS हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसका EPS हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। ये जो कंसेंट्रिक सरफेसेस आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं इसकी EPS। ठीक है, आप बच्चों यहाँ ध्यान दें, तो ये जो मैंने जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया, ये हो गई इसकी EPS। इसका सिंपल सा तरीका है बच्चों कि एक सिंगल चार्ज का जो EPS होता है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, अगर हम लोग एक सिंगल चार्ज की बात करें तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सिंगल चार्ज का EPS। बच्चों एक सिंगल जो चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस सिंगल चार्ज का EPS ड्रॉ करें तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसंट्रेट हो रही है, या जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके आर्क ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉइंट बन जाता है उसका EPS। यानी कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का जो EPS होता है वो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। बच्चों क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो ये हो गया इसका कंसेंट्रिक सर्किल्स हो गया, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों ये बताइए कि जो सर्किल से इनका गैप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब ये जो आपने सर्किल्स ड्रॉ किए हैं, इन सर्किल्स के बीच का गैप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पे इन सर्किल्स के बीच का जो गैप है बच्चों वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चार्ज से अवे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और इनके बीच का गैप क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। आते हैं हम लोग वापस इसी कंसेप्ट पे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आप सिंपल तरीका याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज का कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स, नेगेटिव चार्ज का भी कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स। बट आप इतना ध्यान रखिए कि जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस केस में ये जो चार्ज सेंटर पे, सेंटर से कहाँ जाएगा, इस सरफेस के थोड़ा सा इस तरफ अट्रैक्ट होकर इस तरफ आएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये वाला गैप कम है, और ये वाला गैप आप देख रहे हैं ये वाला गैप ज़्यादा है। तो आप सिंपल ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर से और नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर से अट्रैक्ट हो गए इस सरफेस की ओर आ गए, और पीछे वाला जो सरफेस है वहाँ पर गैप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली हम लोग ड्रॉ करते हैं EPS। अब मेरे को गिवन है बच्चों दोनों पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी मुझे गिवन है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का मुझे EPS यहाँ पे ड्रॉ करना है। बच्चों सिंपल सा अगर हम लोग इसको ट्रिक से करें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो सेंटर से कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स राइट जाएंगे, और जब वो टूवर्ड्स राइट जाएंगे तो पीछे वाला जो गैप है बच्चों वो क्या होगा, पीछे वाला जो गैप है वो डिक्रीज होगा, और नेक्स्ट जो आगे वाला गैप होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसका EPS को हम लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक हमने सीखा कि हम लोग EPS किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल सिंपल 2 या 3 क्वेश्चंस करते हैं, और हम लोग सीखते हैं कि EPS का कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। ओके, पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें, फाइंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज प्लस Q फ्रॉम पॉइंट A टू C। आपको 2 केस गिवन है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। पहले डायग्राम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है बच्चों वो आपको गिवन है। एक चार्ज है Q0, इसको हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों पॉइंट A टू C लेके जा रहे हैं, और जो एरो है वो आपको गिवन है चार्ज का पाथ। पहले हम लोग लेके गए इसको A टू B, एंड देन हम लोग लेके गए इसको B टू C। ओके बच्चों, तो अभी हमने फॉर्मूला, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला आता है W इक्वल टू Q0 इंटू VC माइनस VA, Q इंटू डेल्टा V। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान दें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होता है,
EPS होता है और EPS पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट C है, ये दोनों पॉइंट EPS के ऊपर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, इसका EPS में इस लाइन को कह सकता हूँ, ये लाइन इसका EPS हो गया और EPS पे हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो इक्वल होता है। तो आप ये कह सकते हैं VB इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे VC होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं W इक्वल टू Q0 VB माइनस VA। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि W इक्वल टू Q0 VB माइनस VA, ऐसे भी आप सीधा फाइंड आउट कर लीजिए। अब बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है VB माइनस VA। हमें एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ये फॉर्मूला मुझे पता है यहाँ पे। बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो ऑलवेज डिक्रीज होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यानी कि VB की वैल्यू कम होगी, VA की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आने वाली है। तो ये आएगा Q0 इंटू माइनस एंड डेल्टा V होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इंटू डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे A और B के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों D, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है E, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस E इंटू D, देन फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू D। ये आपने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराने में वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लोग सेम क्वेश्चन में चार्ज को लेके आ रहे हैं Q0 को फ्रॉम A टू C। बच्चों ध्यान से देखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज का जो EPS होता है वो सर्किल होता है। कैसा सर्किल होता है, वो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं, यानी कि ये जो सर्किल है ये इसका EPS है। एंड EPS पे किसी भी चार्ज को आप मूव कराओगे वर्क डन ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। गॉट इट? नाउ लेट्स कम ऑन अनदर क्वेश्चन। ड्रॉ EPS ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। बच्चों आपको गिवन है एक डाइपोल के एक्सिस पे और इक्वेटर पे EPS आपको ड्रॉ करना है, ओनली आपको EPS ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डाइपोल अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। ये माइनस Q चार्ज से बना हुआ है, ये प्लस Q चार्ज से बना हुआ एक डाइपोल है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये इसके एक्सियल पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका इक्वेटोरियल पॉइंट। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था एक्सिस पे और इक्वेटर पे, बट मुझे उसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि मुझे EPS ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे फील्ड की डायरेक्शन से मतलब है। डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की सेम डायरेक्शन में होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज से माइनस Q चार्ज की ओर होता है, मतलब इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कुछ इस टाइप से। अब बच्चों अगर मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन में अज्यूम करता हूँ तो मुझे अगर EPS ड्रॉ करना है तो EPS के लिए इसका जो EPS होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन होगा ये। और ये जो प्लेन है ये क्या बन गया बच्चों, इनका EPS बन गया। और ये दोनों ये किस प्लेन में होगा, ये YZ प्लेन में होगा। कहाँ होगा बच्चों, ये YZ प्लेन में। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस पर, जो कि है अपना SC वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, आपको कुछ EPS गिवन है बच्चों। ये सरफेसेस आपको गिवन है, इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है, इसका गिवन है 20 वोल्ट और इसका गिवन है आपको 30 वोल्ट। ये जो सरफेसेस हैं ये एक्स एक्सिस साथ में एंगल ड्रॉ करिए 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इक्वल एंगल है बच्चों। और ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है एक्स एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बच्चों यह बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। बच्चों सबसे पहले ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन नहीं है बच्चों, ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दें कि सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पहली बात तो EPS के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये EPS के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है, ये इन EPS के परपेंडिकुलर है। दूसरी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे ये पता नहीं है कि सर ये डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगी या सर अपवर्ड होगी। बच्चों दूसरी बात ध्यान दें कि
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। कहाँ होती है? टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जहाँ पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ 30 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिल गई। ऑब्वियस सी बात है, वो डायरेक्शन हो गई ये वाली। गॉट इट? नाउ अब हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। बच्चों डेल्टा वी होता है डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस, यानी कि, एंड डेल्टा एक्स होता है बच्चों दोनों सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लेना है तो मुझे इस डिस्टेंस से मतलब है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखें ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है बच्चों ये कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। इसको मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ किया। ये वाला जो मेरा एंगल बच्चों ये कितना है? 60 डिग्री। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ बच्चों ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। एंड 10 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये हो जाएगा 10 cos 60। मतलब ये जो डिस्टेंस मुझे मिल गया ये मुझे मिल गया 10 cos 60। तो ये मुझे मिल गया 10 cos 60। एंड डेल्टा वी की वैल्यू मुझे मिल गई। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे? 20 - 10 यानी कि 10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा बच्चों ध्यान दें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 की पावर -2 से। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 100 अपॉन cos 60 विल बी इक्वल टू 1/2। 2 × 100 विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नाउ अगर मुझे बात करनी है इसकी डायरेक्शन की विद एक्स एक्सिस, तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। विद एक्स एक्सिस बच्चों ये एंगल कितना बना? 30 + 90, यानी कि कितना एंगल बन गया बच्चों ये? विद एक्स एक्सिस इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। और आप ये कह सकते हैं 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये हमने सीखा EPS। थैंक यू बच्चों।